आज फिर कुछ लोग मुझे देखने आए थे और फिर वही हुआ जिसको मुझे पहले से ही पता था। मैं उनको पसंद नहीं आई थी। वह मुझे मेरे काले रंग के कारण ना पसंद करके गए थे। उन लोगों के जाने के बाद मैं तो शर्मिंदा होकर अपने कमरे में आ गई, मगर मुझे भाभी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो बड़बड़ा रही थी कि जो भी आता है इसकी काली रंगत देकर चला जाता है, लेकिन खर्चा तो हमारा होता है ना। मेरे पति की सारी कमाई इसके लिए आने वाले मेहमानों की खातिरदारी में चली जाती है। पता नहीं इससे हमारी जान कब छूटेगी। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरे साथ यह सारी बातें सुन रही थी, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए चुप ही रही। और मैं तो इन बातों की आदी हो चुकी थी और यह तो मेरा रोज का काम था। मेरा नाम अस्मा है। हम 2 बहन भाई है। मेरा बड़ा भाई मुझसे 6 साल बड़ा था और उसका मुझ पर हमेशा ऐसे ही बड़ा रौब था। इसीलिए बहन भाइयों वाली मोहब्बत, दोस्ती और बेहद बेतकल्लुफी हम दोनों में नहीं थी। मैं शुरू से ही उससे डरती थी और कभी बात भी करनी होती तो मैं उसे झिझक महसूस करती थी। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जो कोई भी हमें देखता वह हमें बहन भाई मानने से ही इनकार कर देता था। इसकी वजह यह थी कि मेरे बड़े भाई का रंग दूध की तरह सफेद था और नैन नक्श भी बहुत प्यारे थे। वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता था और जो कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। नैन नक्श मेरे भी अच्छे थे, लेकिन मेरी काली रंगत की वजह से उन पर कोई ध्यान नहीं देता था। कोई मुझे एक बार देख लेता था तो दोबारा देखना पसंद नहीं करता था। इसीलिए मैं हमेशा ही लोगों की बातों का सामना करती। वो मेरी और मेरे भाई की तुलना करते रहते और यही कहते थे कि लगता ही नहीं यह दोनों बहन भाई हैं। मेरे भाई भी मेरे साथ चलने में शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए उसने स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया ताकि उसको भी मेरी वजह से कोई बात न करनी पड़े। मैं घर में बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मैं लोगों के रवैये को समझ जाती और यह भी कि क्यों मेरा भाई मुझसे दूर दूर रहता है। शायद उसे अच्छा नहीं लगता था कि वह लोगों को बताए कि मैं उसकी बहन हूँ। मेरे बाबा तो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं तो उनकी औलाद थी, लेकिन जब भी कोई उनसे हैरत से पूछता कि यह तो आपकी बेटी लगती ही नहीं, सच में आपकी बेटी है, तो वह कुछ शर्मिंदा से हो जाते थे। मैं रोने लगती थी तो मेरे पापा मुझे चुप करवाते थे। कहते थे कि लोगों की बातों की वजह से रोते नहीं है, रंग रूप खुदा की देन है, तुम परेशान मत हुआ करो। जब तक मेरे सर पर मेरे बाप का साया था तब तक तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, क्योंकि जब भी मैं लोगों की बातों से परेशान होती तो वो मेरी ढाल बनकर खड़े हो जाते, मुझे समझाते, मेरा दिल बहलाते। लेकिन फिर किस्मत को मेरा इम्तिहान लेना था, तो फिर एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पापा की मौत हो गई। पापा के जाने के बाद तो मेरी माँ टूट गई थी। कुछ वक्त बाद भाई ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया। कहने लगा कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ को भला क्या इतराज हो सकता था, इसीलिए वो भाई का रिश्ता लेकर चली गई। लड़की वाले तो जैसे पहले से ही तैयार बैठे थे, फौरन शादी की तारीख भी दे दी। हम भाभी को ब्याह कर इस घर में ले आए। मुझे एक बात की हैरत होती थी कि अगर मेरा भाई बहुत खूबसूरत था और मुझे हमेशा से यही लगता था कि वह अपने जैसी लड़की पसंद करेगा जो उससे भी ज्यादा हसीन होगी, लेकिन यहाँ भाभी को देखकर मुझे मायूसी हुई थी, क्योंकि वह तो आम सी शक्ल सूरत की लड़की थी, लेकिन मैं तो उसके मुकाबले में भी बहुत ज्यादा काली थी, तो इसीलिए वह मुझसे तो हसीन ही नजर आती थी। शुरू में तो भाभी का मेरे साथ अच्छा वक्त गुजरा। मुझे लगा कि कितनी अच्छी है, मगर यह मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि मुझे अब लगने लगा था कि वह मुझे नापसंद करने लगी है। मेरी माँ को भी मेरी शादी का शौक होने लगा था। मैंने यह सुना तो हंस पड़ी कि भला मुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा, मगर मेरी माँ को उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। रिश्ते कराने वाली ने एक रिश्ते का बताया कि लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है और उसका रंग भी थोड़ा दबता हुआ है। कहो तो मैं बुला लूं। मेरी माँ को और क्या चाहिए था, और उन लोगों को अपने घर बुला लिया। मगर जब मैं उन लोगों के सामने गई तो उनको तो जैसे चुप ही लग गई। बहुत ज्यादा देर बैठे भी नहीं और चले गए। बाद में मेरी माँ को फोन करके मना कर दिया। यह पहली बार था कि मेरा दिल भी पूरी तरह टूट चुका था। मैंने कहा, माँ, वह लड़का भी तो सांवले रंग का ही था, फिर वो लोग मुझे कैसे मना कर सकते हैं। तो माँ कहने लगी कि लड़के का रंग रूप नहीं देखा जाता, ना ही उसकी बदसूरती पर बात की जाती है। उसकी जेब देखी जाती है, उसके पैसे को देखकर उसका रिश्ता तय किया जाता है। लड़का चाहे खुद कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, उसे लड़की तो हूर परी ही चाहिए होती है। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन फिर मैंने जहनी तौर पर यह हकीकत मान ली थी। यह वाकई ऐसा ही है। काले रंग के लड़कों की माँ को हसीनों जैसी लड़की ही चाहिए होती थी। मेरी भाभी भी अब यही चाहती थी
कि वह मुझे इस घर से विदा करके यहाँ पर अपनी राजधानी कायम करे। मैं अभी तक उन लोगों के आश्रय पर ही बैठी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया मुझसे बदलने लगा। जब भी कोई लोग मुझे देखने आते, भाभी उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती। शायद वह इसी बहाने हाँ कर दे, मगर वह मेरी रंगत देकर एक बार में ही चले जाते, तो फिर दोबारा वापस आने का नाम नहीं लेते। आज भी वही हुआ, वह चले गए तो भाभी बड़बड़ाने लगी कि मेरे पति की सारी कमाई तो इसके रिश्ते कराने पर ही लग जाती है। ना जाने इसका रिश्ता कब होगा और हमारी जान कब छूटेगी। मैं अब भाभी की कड़वी कसौली बातें सुनने की आदी हो चुकी थी, इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में सुनती रही। थोड़ी देर बाद वह मेरे कमरे में आई। मुझे कहने लगी कि अगर तुम यह समझती हो कि लोग आएंगे और तुम्हें पसंद करके जाएंगे, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम्हें खुद ही किसी को पसंद करके उससे शादी के लिए मनाना होगा। मैं चौंक गई कि यह सब कैसे हो सकता है। भला मैं कैसे किसी को अपने प्यार में फंसा सकती हूँ। मैं इस किस्म की लड़की नहीं थी और ना ही मैंने आज तक कभी किसी लड़के से बात की थी। और अगर कोई मुझे देख भी लेता तो वह मुझे पसंद कैसे कर सकता था। भाभी ने मेरे सारे सवालों के जवाब में अपना मोबाइल फोन आगे किया। कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की और मेरी शादी कैसे हुई? क्योंकि हमारा भी पहले एक दूसरे से फोन पर ही आमना सामना हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे भाई को मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई कि उसके लिए फिर मेरी आम सी शक्ल सूरत कोई मायने नहीं रखती थी। मुझे कहता था कि तुम जैसी भी हुई मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और आज देखो हमारी शादी हो गई। तुम्हें भी किसी लड़के से फोन पर बातचीत करनी होगी, उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना होगा। अगर तुम रिश्ते के इंतजार में बैठी रही तो भूल जाओ, तुम्हारी शादी कभी भी नहीं होगी। तुम्हें खुद ही अपनी शादी के लिए कोशिश करनी होगी। भाभी की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह ठीक ही तो कह रही थी, लेकिन मैं फिर भी परेशान थी कि मैंने तो आज तक कभी भी किसी लड़के से बातचीत नहीं की थी, तो अब मुझे क्या मालूम कि मुझे किससे क्या बात करनी है। भाभी ने मुझे एक लड़के का नंबर दिया। कहने लगी कि यह लड़का एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है, तो तुम इससे बातचीत करो और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। मैंने भाभी के मशवरे के मुताबिक उस लड़के से बात करना शुरू कर दी और बहुत जल्द हमारी दोस्ती भी हो गई। लेकिन फिर एक दिन मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा जब उसने मुझसे मेरी तस्वीर मांग ली। मैं परेशान होकर भाभी के पास आई और उन्हें सब बताया, तो हंसकर कहने लगी कि आज के दौर में अपनी तस्वीर को खूबसूरत बनाना कौन सा मुश्किल का काम है। अपनी तस्वीर पर फिल्टर लगाकर उसे भेज दिया करो। मैंने ऐसा ही किया तो वह मेरी तस्वीर देखकर मुझ पर फिदा ही हो गया, मगर अंदर से मैं बुरी तरह से डरी हुई थी कि यह तो धोखा है, लेकिन अपने आने वाले कल की खातिर मुझे यह करना ही था। मैंने उसकी तस्वीर देखी थी, वह तो असल में ही प्यारा लग रहा था। बहुत जल्द हमारी बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि उसने मुझे शादी के लिए कह दिया। यह भी कहा कि तुम तो मेरी मोहब्बत हो। मैंने उसे फौरन अपने घर रिश्ता लाने के लिए कह दिया। भाभी ने मुझे समझाया कि उसके सामने यह शर्त रखो कि मैं शादी के बाद ही तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगी और ना ही तुम्हारे घर वालों के सामने आऊंगी। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वह ये शर्त मानेगा, लेकिन मैंने उससे यह कहा तो वह कहने लगा, ठीक है, मेरे घर वालों में से कोई भी तुम्हें देखने के लिए जिद नहीं करेगा। उसके घर वाले आए, रिश्ता मांगा और मेरी माँ को मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था, तो माँ ने भी हाँ कर दी और यूँ हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। मेरी शादी वाले दिन भाभी ने मुझे बहुत अच्छे पार्लर से तैयार करवाया था और मैं तो खुद को देखकर पहचान ही नहीं पा रही थी। मेकअप ने तो मेरी शक्ल ही बदल कर रख दी थी। मुझे विदाई देते वक्त भाभी ने मेरे कान में कहा कि एक बात याद रखना, किसी भी सूरत चेहरे पर पसीना न आने देना, वरना यह मेकअप उतर जाएगा और तेरी काली सूरत तेरे पति को नजर आ जाएगी और हो सकता है कि वह तुझे छोड़ दे। मैं विदा होकर अपने ससुराल में आ गई। चेहरे पर घूंघट निकालकर अपने पति का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक लाइट चली गई। लाइट का इंतजार कर रही थी। अचानक से भाभी की बात याद आई, क्योंकि मेरा पसीना बहने लगा था और कुछ देर यही हाल रहता तो मेरा महंगा मेकअप उतर जाता। मैं जल्दी से बाथरूम में गई और टॉर्च की रोशनी से अपना मेकअप ठीक करने लगी। इसी दौरान लाइट भी आ गई, तो मैंने अच्छे से अपना मेकअप ठीक किया और कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि मैंने देखा कि मेरा पति कमरे में आ चुका है। मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो मैं चौंक गई। एक ही नजर में मैं पहचान चुकी थी कि वह तो बिल्कुल अलग था। जैसी उसने मुझे तस्वीर भेजी थी वह वैसा तो नहीं लग रहा था। मुझे बाथरूम से निकलते देखकर उसने जल्दी से लाइट बुझा दी। कहने लगा, तुम बैठो, हम अंधेरे में बैठकर बातें करते हैं। मुझे अंधेरा बहुत अच्छा लगता है। उसकी यह बात तो मेरे लिए ही फायदेमंद थी, क्योंकि मैंने तो चेहरे पर मेकअप कर रखा था,
मगर मेरे हाथ पैर तो काले ही थे। अगर वह देख लेता तो मुझे पहली ही रात छोड़ देता। इसीलिए मैंने खुशी खुशी उसकी यह बात मान ली। यह मेरे लिए अच्छा ही था। मैंने कुछ देर के बाद उलझन से पूछा कि तुम तो तस्वीर में बिल्कुल ही अलग थे। वह हंसते हुए कहने लगा कि तुम भी तो अलग ही लग रही हो। असल में यह तो सलून वालों का कमाल है कि वह शक्ल ही बदल देते हैं। तुम भी बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसी तस्वीर में थी, बल्कि तुम तो आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। मैं उसकी बात पर शर्मा ही गई। हमने बहुत बातें की और हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मेरा पति नहीं था। मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस घर पर सिर्फ हम दोनों ही थे। उसने मुझे बताया था कि वह शादी के फौरन बाद मुझे अपने अलग घर में ले जाएगा। कोई भी ससुराल वाला नहीं होगा। और यह बात मेरे लिए तो अच्छी ही थी कि कोई ससुराल वाला मेरी काली रंगत देखकर मेरे पति को मेरे खिलाफ नहीं कर पाएगा। मैं हैरान होकर बाहर आई तो पूरे घर में उसे देख लिया। वह कहीं भी नहीं था। मैंने उसे कॉल की तो उसका नंबर भी बंद जा रहा था। अब तो मेरी परेशानी बहुत ज्यादा हो गई। मैं सोचने लगी, वह कहाँ चला गया है? कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया, या कहीं उसके सामने मेरी असलियत तो नहीं आ गई? यह सवाल मुझे बुरी तरह से परेशान कर रहे थे। लेकिन फिर उसका मैसेज आ गया कि वह एक बहुत ही जरूरी काम से बाहर गया है, जल्दी आ जाएगा। सारा दिन मैं उसका इंतजार करती रही। वह ना आया। रात को आया तो आते ही लाइट बुझा दी और नाइट बल्ब ऑन कर लिया। मैंने मजबूर अंदाज में पूछा कि कहाँ थे? कहने लगा, वह सब छोड़ो, मैं कहाँ था, यह बताओ कि तुम कैसी हो, तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा। उसने मुझे इस तरह से बातों में उलझा लिया कि मैं उसे सवाल करना ही भूल गई। सोने से पहले मैंने सोचा था कि सुबह अपने पति के लिए अपने हाथ से खाना बनाऊंगी, मगर वह फिर सुबह से गायब था। लेकिन मैसेज कर दिया कि वह नहीं आ पाएगा, रात को ही आएगा। मैं सोच में पड़ गई। यह कैसा काम था जो वह सुबह सुबह के वक्त करता था? मेरी शादी का दूसरा दिन था और मैं उस पर शक नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी भाभी को भी फोन करके सारी बात बताई तो वह कहने लगी कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। उस लड़के का काम यही है, वह सुबह सुबह जाता है और रात को वापस आता है। और यह तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि इस बहाने वह तुम्हारी काली सूरत नहीं देख पाएगा। मुझे भाभी की बातें सुनकर हैरत भी हुई और परेशानी भी हुई। यह कौन सा काम है? मैं अब सोच रही थी कि भाभी ने मुझे उसका नंबर दिया था। इसका मतलब तो यही था कि शायद भाभी उसको अच्छे से जानती होगी। आखिर भाभी का उसके साथ क्या कनेक्शन था जो भाभी को उसकी सारी मालूमात थी। रात को वह घर आया। खाना वाना खाने के बाद उसने बत्ती बुझाने को कहा तो मैंने मना कर दिया कि रहने दे, लाइट जलती रहने दे। मेरे यूं कहने पर वह एकदम सटपटा गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं पहली बार शक में पड़ी कि कहीं वह भी तो मेरी तरह काला तो नहीं है और उसने भी चेहरे और हाथों पर मेकअप ना कर रखा हो। लेकिन अगर ऐसा भी था तो इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? मैंने इस राज का पता लगाने के लिए उसको कहा कि मैं पानी लेकर आती हूँ, फिर लाइट बुझाकर आराम से बैठते हैं। मैं पानी का जग लेकर आई और ऐसा किया कि जैसे मुझे ठोकर लगी हो और पूरा जग उस पर डाल दिया। वो एकदम से हड़बड़ा गया। मैंने जल्दी से उसे कहा, आप चेंज कर ले, आपके पूरे कपड़े गीले हो गए। इत्तेफाक से उसने कहा कि अब भीग ही गया हूँ तो क्यों ना पूरा ही नहा लूं। जब वो बाथरूम में गया तो मैं चोरी चोरी उसको देखने लगी कि उसका असल चेहरा मेरे सामने आ जाएगा और मैं देख लूंगी कि उसने भी तो मेरी तरफ अपनी असलियत तो नहीं छुपाई हुई है। लेकिन यह देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि वह तो मुंह धोने के बाद भी वैसा ही था जैसे पहले नजर आ रहा था। उसने कोई मेकअप वगैरह नहीं कर रखा था। मुझे हैरानी हुई कि अगर यह सच में इतना प्यारा है तो रोजाना रात को लाइट बंद करके बातें करने को क्यों कहता है? मैं तो इस वजह से चुपती थी कि कहीं वह मेरी काली रंगत ना देख ले, मगर उसकी क्या मजबूरी थी? जरूर कुछ न कुछ तो था, क्योंकि मुझे भी अब यह बात खटकने लगी थी कि वह सारा दिन कहाँ पर गुजारता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि आज काम पर मत जाओ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो वह कहने लगा, नहीं आज नहीं, फिर कभी चलेंगे, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए अपनी माँ की तरफ चली जाती हूँ। बड़े दिन हो गए थे, माँ को नहीं देखा था। मैं अपने घर पर आई तो भाभी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। माँ मुझे कहने लगी कि तेरी भाभी के तेवर अब पिछले कुछ दिनों से बदले बदले लग रहे हैं। वह कम ही घर पर टिकती है। न जाने कौन सुबह सुबह हमारे घर के दरवाजे आके उसे लेने आ जाता है और वह चली जाती है। मुझे तो वह बताना भी गवारा नहीं करती और अपने पति को तो उसने अपनी उंगलियों पर नचा कर रखा है। मुझे तो शक है कि वह किसी वो लड़के के चक्कर में पड़ चुकी है।
मुझे भाभी ऐसी लगती तो नहीं थी। वह भाई से बहुत प्यार करती थी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि उसको छोड़कर किसी और के पीछे पड़ जाए। मगर माँ की बात रद्द नहीं की जा सकती थी। वह कहने लगी कि पिछले कई दिनों से, बल्कि तेरी शादी के अगले दिन से ही वह रोजाना कुछ घंटे के लिए कहीं चली जाती है। तेरे भाई के काम से आने से पहले वापस आ जाती है। बात तो गौर करने वाली थी। मैंने माँ को कहा कि आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ। तुम भाभी को मत बताना कि मैं घर पर हूँ। मैं खुद सुबह को देखूंगी वह किसके साथ घर से बाहर जाती है। अपने पति को मैंने फोन करके कह दिया कि मेरी सहेली की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अपनी सहेली के घर पर ही रात को रुकूंगी। उसने मुझे इजाजत दे दी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं अपनी माँ के घर पर हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मैंने उससे भी झूठ बोल दिया। मुझे इसका अफसोस होने लगा, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार भाभी का किस्सा निपट जाए, फिर मैं उसे बता दूंगी कि मैं अपनी माँ के घर पर ही रुकी थी। माँ ने मुझे अपने कमरे में छुपा दिया। भाई और भाभी को कुछ पता नहीं चला कि मैं यहाँ हूँ। सुबह भाई के काम से निकलने के 1 घंटे बाद मैंने देखा कि भाभी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकल रही है। मैं जल्दी से छत पर गई ताकि छत पर से देख सकूं कि यह किस आदमी के साथ जा रही है। और भाभी जिस आदमी के साथ गाड़ी में बैठी, उसे देखकर तो मेरे सर पर जैसे आसमान ही टूट गया। वो मेरा ही पति था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे होंगे। वह आखिर मेरे पति के साथ इतने दिनों से कहां पर जा रही थी, और मेरे पति ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था, ये सवाल मुझे परेशान करने लगे। मैंने जल्दी से मोबाइल निकालकर उन दोनों की वीडियो बना ली ताकि भाई घर पर आए तो मैं उसको सबूत के तौर पर यह सब दिखा सकूं। जब भाभी घर वापस आई तो मुझे देखकर काफी हैरान हुई। पूछने लगी कि तुम कब आई, तो मैंने भी कुछ जवाब देने के बजाय अपने पति को फोन किया और उसे भी यहीं बुला लिया। थोड़ी देर बाद भाई भी आ गया, तो मैंने अपने भाई के सामने वह वीडियो रखी और कहा कि अब अपनी बीवी से पूछे कि यह मेरे पति के साथ क्या चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है। पहले ही इतनी मुश्किलों से मेरा घर बसा है और अब यह उजाड़ने पर तुली हुई है। यह वीडियो देखकर मेरे भाई को भी बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वह कुछ और बोलता, मेरी भाभी कहने लगी कि कुछ भी गलत सोचने से पहले हमारी पूरी बात सुन लो ताकि तुम्हें सच्चाई मालूम हो जाए। यह कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। यह बचपन में एक हादसे में जल गया था और इसके पूरे जिस्म पर जलने के निशान है। इसी वजह से सब इससे नफरत करते हैं। कोई भी इसकी तरफ मोहब्बत से नहीं देखता। सर्जरी से चेहरा तो साफ हो गया था। हमारी शादी होने से पहले ही अपने इलाज की वजह से दूसरे शहर चला गया था, इसीलिए हमारी शादी में नहीं आ सका और ना ही मैंने इसके बारे में किसी को बताया। इसके लिए जहाँ शादी की बात चलती थी, तो जब उनको इसका सच पता चलता था तो वह मना कर देते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी नंद की अपने भाई से शादी करवा देती हूँ ताकि यह दोनों मिलकर एक दूसरे के ऐब ढांप सके। मैंने अपने भाई को इसकी कोई असलियत नहीं बताई हुई थी और ना ही तुम्हें उसकी। वह रोज रात को लाइट इसलिए ऑफ कर देता था ताकि उसके जिस्म पर मौजूद वह निशान तुम ना देख लो और उसे घिन न खाओ। और हम सुबह सुबह इसके इलाज के लिए घर से दूर शहर जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। मेरा पति कहने लगा कि मैंने अपनी बहन के कहने पर तुमसे हकीकत छुपाई थी क्योंकि मेरा इलाज चल रहा था और मैं चाहता था कि इलाज खत्म होने के बाद ही तुम्हें हकीकत बताऊं। यकीन करो, मेरा इलाज के बाद भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं होऊंगा, मगर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही जाएगा। क्या तुम मेरे जैसे आदमी के साथ गुजारा कर लोगी? क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी थी तो मुझे गुजारा तो करना ही था। वैसे भी जितने दिन मैं उसके साथ गुजार चुकी थी तो मैंने यह अंदाजा लगाया था कि वह एक अच्छा इंसान था और उसके साथ जिंदगी अच्छी गुजर सकती थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें जहाँ भी जाना होगा तुम्हें अपनी बहन को साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं। मैं हर कदम पर, हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगी। माँ के घर से हम दोनों बहुत खुशी खुशी वापस अपने घर पर आए थे और हम दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर अपना लिया था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।